आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर समीकरण। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट यानी क्वांटम मैकेनिक्स से हमने यह टॉपिक लिया है। इससे पहले हम जो टॉपिक वीडियोस में पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या होती है, तरंग कण द्विता या द्वैत प्रकृति। हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, जैसे व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। इन घटनाओं की जो व्याख्या है वो वेव थ्योरी के आधार पर की जा सकती है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से ना होकर कण जो है कण स्वरूप में, यानी जो वेव है यानी प्रकाश जो है वो कण स्वरूप में व्यवहार करता है या उसकी तरह बिहेव करता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, यानी क्वांटा फोटोन की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल में एच म्यू। फिर हम बात करते हैं, दे ब्रॉगली ने एक परिकल्पना दी थी कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबंध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबंध होने चाहिए। अर्थात किसी गतिशील कण के सहचारी एक तरंग की कल्पना की जा सकती है जिसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी होती है। उसके बाद अवधारणा आती है कि वेव पैकेट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ज़्यादा विस्तार से हम नहीं पढ़ेंगे। वेव पैकेट को निरूपित करने के लिए जो एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं साई, उसमें निम्न गुण होने चाहिए। इसका मान वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के होने की संभावना अधिक पाई जाती है या प्रायिकता अधिक होती है। अन्य स्थानों पर इसके मान कम होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं, दूसरा क्या होना चाहिए इसमें गुण, इस साई का स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए ताकि जो कणों के विवर्तन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तरंग फलन एक कण के व्यवहार को वर्णित करे, न कि अनेक कणों के सांख्यिकी वितरण को। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पैकेट है, किसी भी कण को एक पैकेट से निरूपित करें तो वह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का स्वतः ही पालन करना होता है या पालन करता है। उसके बाद इस पैकेट में जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, पैकेट थ्योरी जब पढ़ लेते हैं, अभी हम थोड़ा ही रिवाइज करने से, एक द्रव कण के सहचारी द्रव तरंगों की कल्पना एक तरंग पैकेट के रूप में की जा सकती है। द्रव कण के से रिलेटेड जो द्रव तरंगों की कल्पना हम करते हैं उसको हम एक वेव पैकेट में मान सकते हैं, और वह वेव पैकेट ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है उसका कि कण के वेग के बराबर वेग से गति करे, तथा दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि उसमें अनिश्चितता के सिद्धांत का भी पालन हो। अर्थात जो हमारा तरंग पैकेट है उसको हम एक वेव फंक्शन से निरूपित कर सकें, यानी साइन एक्स वाई जेड टी। यहाँ पर एक्स वाई जेड और टी यहाँ स्थिति निर्देशांक और समय की निर्देशांक हैं, जहाँ पर साइन एक्स वाई जेड टी को तरंग का आयाम भी कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता हुई तथा इसका जस्टिफिकेशन भी किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता हम जानते कि निश्चित संवेग p वाले कण यानी संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p इक्वल 0 के लिए तरंग फलन साइन एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, इनफाइनाइट है। हम अनिश्चितता सिद्धांत को रिवाइज कर रहे हैं एक बार। अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी कण के
दो जो संयुग्मी राशियां हैं उनका एक साथ मापन नहीं किया जा सकता, एक टाइम में एक ही राशि का मापन किया जा सकता है। अगर हम डेल्टा v फाइंड कर लेते हैं तो डेल्टा x यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे कण का तरंग फलन साइन एक्स टी एक प्रेगामी हार्मोनिक तरंग का व्यक्त करता है, जिसके लिए k इक्वल 2π/λ तरंग संचरण नियतांक है। लैम्डा इक्वल h/p होता है। h/p हम यहाँ पर रख सकते हैं 2π/h इक्वल हम h क्रॉस लिख सकते हैं इंटू p, सॉरी h क्रॉस इक्वल h/2π लिख सकते हैं हम h/2π, जहाँ पर ओमेगा कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल 2π म्यू 1/λ इक्वल म्यू होता है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ओमेगा इक्वल 2π म्यू, या म्यू इक्वल ई एच म्यू वाले रिलेशन से हम यहाँ पर देख सकते हैं 2π/h क्रॉस ई इक्वल e/h क्रॉस। धनात्मक x दिशा में गमन कर रहे कण के सहचर ऐसी दर तरंग का हम फलन मान सकते हैं, वो प्रोपोर्शनल कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है, प्रोपोर्शनल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल टर्म में भी आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी या माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है। हमने ये उस वेव फंक्शन के 4 रूप माने हैं। देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कौन से फंक्शन को फॉलो करेगा, तरंग समीकरण जो है कौन से फंक्शन को फॉलो करेगी। उपरोक्त का कोई रेखीय सम्मिश्रण हो सकता है इन व्यंजकों में p इक्वल एच क्रॉस के, इस रिलेशन से p/h क्रॉस इक्वल में k यानी p इक्वल एच क्रॉस के कण का संवेग तथा ओमेगा इक्वल e/h क्रॉस से e इक्वल h क्रॉस ओमेगा कण की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। यदि कण के संवेग में अनिश्चितता 0 को नहीं ले तब साइन एक्स टी एक ऐसा तरंग पैकेट भी हो सकता है जो समीकरण 1 में व्यक्त व्यंजकों के अध्यारोपण से प्राप्त किया जा सकता है, यानी साइन एक्स टी इन सभी पर आरोपित किया जा सकता है। अतः हमें साइन के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता होगी जिसमें समीकरण 1 में व्यक्त साइन के साथ साथ इससे भी अधिक व्यापक तरंग फलन का समावेश हो। ऐसी तरंग समीकरण में 2 मूल विशेषताएं होनी चाहिए, यानी जो इक्वेशन है हमारी वो लीनियर होनी चाहिए ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके। ऐसा कणों द्वारा उत्पन्न विवर्तन व्यतिकरण प्रभावों की सफल व्याख्या के लिए आवश्यक है। अध्यारोपण के द्वारा ही तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा क्या विशेषता होनी चाहिए, तरंग समीकरण के गुणांकों में केवल h क्रॉस, द्रव्यमान m, आवेश q आदि कांस्टेंट्स ही होने चाहिए। कण गतिकी से संबंध चर जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, संचरण नियतांक के आदि की फॉर्म में वह इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि समीकरण के विभिन्न हलों के अध्यारोपण से जब तरंग पैकेट बनाए जाते हैं तो भिन्न भिन्न ई और एच के जो मान हैं भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग के और ओमेगा भी भिन्न हो जाता है, जिससे उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो। अतः हमें एक ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता है जिसमें उपरोक्त गुण हो, यानी दोनों विशेषताओं का पालन हो। यानी हम मान सकते हैं del 2 साई अपॉन del t स्क्वायर इक्वल में गामा del 2 साई अपॉन del x स्क्वायर। साई यहाँ पर वेव फंक्शन है जिसे हम वेव पैकेट भी मानते हैं, तथा गामा एक नियतांक है जो h क्रॉस m आदि पर निर्भर कर सकता है, p तथा e पर निर्भर नहीं कर सकता। समीकरण 1 में व्यक्त साई के व्यंजकों में से कोई भी एक व्यंजक का उपयोग कर समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो इक्वेशन हमने यहाँ पर ली है साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्रोपोर्शनल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इन इक्वेशंस चारों ऑप्शंस में से हम किसी भी एक पर इक्वेशन 2 अप्लाई कर दें तो गामा इक्वल हमें प्राप्त होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, या ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये कहाँ से प्राप्त हुआ कि हम उसी इक्वेशन का एक बार विद रेस्पेक्ट टू टी डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दूसरे टाइम में हम यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
तब हमें दोनों को इक्वल रखने के पश्चात ये गामा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, गामा इक्वल में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन इक्वल में कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी डेल टू साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। पहले हम डेल टू साइन अपॉन डेल टी फाइंड करेंगे। डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल में कोस का माइनस साइन होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं यानी ओमेगा भी इसके मल्टीप्लाई में लगेगा, माइनस ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। विद से फिर से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक ओमेगा और मल्टीप्लाई में लगेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर और साइन एक्स टी। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करें, गामा कोस ही लेके चलेंगे हम, दोनों तरफ एक ही फंक्शन लेना है हमें, वही होगा के स्क्वायर, क्योंकि अब हमें के एक्स माइनस ओमेगा टी में से जो टर्म लेनी है उसमें लेनी है हमें के एक्स, यानी गामा के स्क्वायर साइन एक्स टी। माइनस माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल में के स्क्वायर गामा और गामा इक्वल में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन जो हमारी थी वो हमें प्राप्त हो गई है। इक्वेशन गामा इक्वल में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ऐसे ही हम ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, चूँकि हम देखते हैं कि ओमेगा बाई के, इसको हम पी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं पीछे वाले इक्वेशंस को यूज़ करके। यह वांछित तरंग समीकरण की मूल विशेषता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है वो ओनली किस पे डिपेंड होनी चाहिए, हमारी फंक्शन जो है वो डिपेंड होनी चाहिए h क्रॉस m तथा आवेश q पर ही डिपेंड होनी चाहिए, p e ओमेगा और k में नहीं, यानी ये इसके अनुरूप नहीं है। इस समीकरण यानी इस कारण से जो समीकरण 2 है तरंग फलन की समीकरण नहीं हो सकती। यानी एक विमीय वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए हम क्या मानेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस किस पर डिपेंड होनी चाहिए, h क्रॉस m और आवेश q पर। समीकरण 1 से यदि साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी या साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का उपयोग कर समीकरण 4 में रखें, तब हम पाते हैं कि दोनों समीकरण 4 के हल नहीं हैं, क्योंकि ये इनका जो हल होता है वो p e या m की फॉर्म में आता है। लेकिन समीकरण x साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म में हम लेते हैं, यानी लेकिन दोनों एक साथ नहीं लेना, एक टाइम में हमें एक ही लेना है, समीकरण 4 के हल हो सकते हैं। इससे जैसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन का, एक टाइम हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे टाइम में यानी राइट हैंड साइड के लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वहाँ से हम गामा फाइंड कर सकते हैं, गामा इक्वल आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर इक्वल आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर इक्वल में आयोटा एच क्रॉस बाय 2m। मान लेते हैं हम कि समीकरण 4 का हल होगा। विशेष बात यह है कि समीकरण 5 में जो गुणांक गामा है केवल h क्रॉस और m पर ही डिपेंड कर रहा है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इस इक्वेशन का हल हो सकता है। यानी हमारी जो इक्वेशन है तरंग फलन एक विमीय समीकरण निम्न होनी चाहिए, डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल में आयोटा एच क्रॉस बाई 2m। इक्वेशन 5 से हमने गामा की वैल्यू रख दी है इक्वेशन 4 में, आयोटा एच क्रॉस बाई 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और अगर हम पूरी इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पहले हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी एनर्जी का ऑपरेटर है, जिसे हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर लिखते हैं ई साइन से।
इसी इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है या राइट हैंड पार्ट है वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का है, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई साई इक्वल में एच साई। चूंकि ये ऑपरेटर हैं तो हम इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, ई साई इक्वल में एच साई। नेक्स्ट हम देखते हैं समीकरण 6 एक वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन का औचित्य यानी जस्टिफिकेशन यह है कि स्वतंत्र कण के लिए साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तरंग फलन का उपयोग करने पर श्रोडिंगर समीकरण के बाएं पद से हम देखते हैं ई साई आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, यानी इसी इक्वेशन का हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होगा, एच क्रॉस ओमेगा साइन। एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी की टर्म है इसलिए हम इसे ई साइन से लिखेंगे, तथा राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन का हम अगर डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो हमें फाइंड होगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m साइन। चूँकि p इक्वल में एच क्रॉस के होता है, इक्वेशन स्टार्टिंग में देखी थी, तो p स्क्वायर इक्वल में एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर यानी p स्क्वायर बाय 2m साइन। प्राप्त होते हैं। अतः श्रोडिंगर समीकरण निम्न संबंध देती है हमें ई साई इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m साइन, जो कि चिरसम्मत संबंध के तुल्य है। किसके तुल्य है, चिरसम्मत संबंध। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल जो रिलेशन है उसको भी यह फॉलो कर रहा है। थैंक यू।